बता के क्या था वो क्या था cos थीटा इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नहीं v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन v1 का मैग्नीट्यूड इनटू v2 का मैग्नीट्यूड। और उसके नीचे कार्टेशियन फॉर्म में जब हम लोग गए थे तो वहां पे क्या फॉर्मूला निकला था? कार्टेशियन फॉर्म का फाइनल फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस का cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल अपॉन में अंडर रूट का a1 स्क्वायर प्लस b। मैंने कुछ क्वेश्चन को पूरा करने के लिए उसको नहीं किया होगा तो समझ जाएगा वो करना है कुछ सुनना नहीं है नहीं दिया था अरे ये देखा बोला भाई ये क्वेश्चन है इसके अंदर कवर होगा कर लेना तो उसके बिना फिर आगे जाने का मतलब नहीं ना करना है तो घर से करेंगे। जैसे एक तो होता है 13 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ जाएगा बिना बताए ऐसे जाओगे तो नहीं कर पाओगे। y = m/l * x + alpha z = n/l * x + beta। दिस इज योर लाइन 1। और इसी तरह से एक और लाइन है y = m dash upon l dash into x plus alpha dash z = n dash upon l dash into x plus beta dash। ये है तुम्हारा लाइन 2। दिस इज लाइन 1। यहाँ पे साइड में लिख दो लाइन। अब तुमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन द टू लाइंस आर ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या होता है कि पहले तुमको लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लाइन का? x - x1 upon a is equals to y - y1 upon b is equals to z - z1 upon c। दो लाइन है तो a1 b1 c1 हो जाएगा और दूसरा लाइन में यहाँ पे a2 b2 c2 आ जाएगा। तो अगर मान लो तुम्हारा क्वेश्चन तुमको कहता है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है कैसे पता करोगे? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 must be equal to 0। परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल दोनों बात लिखी है। लेकिन क्या हम लोग का गिवन लाइन इस फॉर्म में है? नहीं है, दिख भी नहीं रहा दूर तक। तो उसको पहले चेंज करना सीखते हैं। x दोनों में कॉमन है तो x की वैल्यू निकालो। पहले इक्वेशन से x की वैल्यू आ जाएगी y - alpha upon n/l और z x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन से आ जाएगी z - beta upon n/l। हां या ना में जाओ और यहाँ पे इसको पूरा उस जैसा दिखने के लिए -0/1 लगा दो। पूरा दिख रहा है इस तरह। सेम उसी तरीके से वहां से निकल के आएगा x - 0/1 is equals to y - alpha dash upon m dash by l dash और यहाँ पे आएगा z - beta dash upon n dash by l dash। अब वो दोनों लाइन आ गए। अब बताओ परपेंडिकुलर का कंडीशन इसमें डालो। a1 a2 मतलब 1 plus m dash upon l dash plus n dash upon l dash equals to 0। एलसीएम ले लेगा l dash plus m dash plus n dash is equals to 0। आ गया समझ में? 28 नंबर बुक से करो। चलो 28 नंबर वहाँ बुक में है तो जल्दी से करो। जस्ट टी क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 71। तीन लाइन नहीं है, दो ही हैं। अब थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से लिखा हुआ है। उसमें हल्का सा करेक्शन भी मांगता है क्वेश्चन, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ो तो दिख जाएगा। उसमें इस तरह से दिया हुआ है x = az + b y = cz + d। ये हो गया लाइन 1 के लिए। और लाइन 2 के लिए है x = a1z + b1 and y = c1z + d। ऐसे करके आप कुछ कॉमा वॉमा का चक्कर लगा। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2। देखो अब एक कॉमा था जो है ना एक्स्ट्रा लग गया, नहीं लगा। x = a1z + b1 के बाद एक कॉमा आएगा तब जाके वो दिमाग में।
कन्वर्ट हो गया? क्या निकल के आया? दो लाइन बताओ। x minus b upon a is equals to y minus d upon c is equals to z minus 0 upon 1। ये पहली लाइन की इक्वेशन आपका कन्वर्जन बहुत इजी है। और दूसरे वाले में फिर क्या होगा? इसके नीचे देख लेंगे हम लोग x minus b1 upon a1 y minus d1 upon c1 z minus 0 upon 1। तो कंडीशन यहाँ पे बन गया a1 plus c c1 plus 1 is equals to 0। हो सकता है कुछ एक अलग सा आ जाए, कर लोगे उसको? यस सर। उसमें जो रूल होता है, प्राइम रूल ये होता है कि एक कॉमन देख लो x y z में से कौन सा है, और जो कॉमन होगा उसकी वैल्यू x और y के टर्म्स में या y और z के टर्म्स में निकाल दो, तुमको अपने आप ऐसे फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा। एक बार इस फॉर्म में आएगा तो अपने आप तुम्हारा जो कंडीशन दिया हुआ है परपेंडिकुलरिटी का, उसके हिसाब से तुम अपना कंडीशन बना सकते हो। इज इट क्लियर? जी सर। उसके बाद इसमें दो चीजें जो मैंने नहीं बताई थी पिछले क्लास में, तो अगला कांसेप्ट है इसके अंदर कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस, जिनसे क्वेश्चन ऐसे देखा तो नहीं गया लेकिन हो सकता है बाय चांस तुमको मिल जाए कभी। और एक और चीज होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस तो आज तक कभी भी नहीं पूछा गया तुमको, ये प्लस 2 में हुआ करता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे आज तक उसने नहीं पूछा है। पूछ दिया तो फॉर्मूला पूछ सकता है। दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले लेते हैं इसको वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन याद दिलाया करो जैसे क्या होता था? r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1, और लाइन 2 हो गया r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। अगर दोनों लाइन सेम प्लेन पर लाई करते हैं तो उसको हम लोग कोप्लानर बोलते हैं, और उसका कंडीशन होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट करना तो बता दिया था, माइनस करना तुम लोगों को बाय डिफॉल्ट आता ही है, डॉट भी कर लोगे। अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो कोप्लानर है, अदरवाइज नहीं। अब यही सेम दो लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म में है, अब कार्टेशियन फॉर्म में अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, तो तुमको दो लाइन मिल गया जिसको तुमको चेक करना है कि क्या ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं कि नहीं। दिस इज योर लाइन 1 एंड दिस इज योर लाइन 2, जो कि होगा x x2 upon a2 y y2 upon b2 z z2 upon c। तो अगर ये दोनों कोप्लानर है तो एक डिटरमिनेंट पहले बना लो। पहले रो में लिखो x2 x1 y2 y1 z2 z1। सेकंड रो में लिखोगे a1 b1 c1, और थर्ड रो में लिखोगे a2 b2 c2। इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करके देखोगे, अगर 0 के इक्वल आ गया तो कोप्लानर। ऐसे अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से कोप्लानर चेक करने नहीं बोलेगा, वो तुमको पहले ही बता देगा कि दोनों लाइंस कोप्लानर है, बदले में ये b1 की जगह k छोड़ देगा। पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दैट टू लाइंस आर कोप्लानर। वो क्वेश्चन तुम कभी कर सकता है जब ये कंडीशन बताओ, कर लोगे। इसमें एक्चुअली कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं। हां x x1 by 2 डिटरमिन करते हैं। नहीं वो x2 x1 x1 y2 y1 z2 z1 a1 b1 c1 a2 b2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैं यही बोलूंगा कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो तो दो तरह के केसेस के लिए होता है, स्क्यू लाइंस के लिए, एक पैरेलल लाइंस के लिए। नहीं वो स्क्यू सिमेट्रिक तो मैट्रिक्स होता है। स्क्यू लाइंस किसको बोलते हैं? दोस लाइंस व्हिच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। अब ये बना के तुमको देगा नहीं, तुमको खुद पता करना पड़ेगा कौन सा है। उसके लिए तुमको क्या करना है, लाइन की इक्वेशन को ध्यान से देखना है। अगर दोनों लाइंस की इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि उसमें तुम्हारा p1 और p2 वाला पार्ट जो है वो अलग अलग है, जैसे लाइन की इक्वेशन में क्या होता है, एक a1 a2 वाला पार्ट होता है, एक b1 b2 वाला पार्ट होता है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है तो समझ जाओ स्क्यू लाइंस है। और अगर ये दोनों सेम है, b1 और b2 वाला पार्ट तुम्हारा सेम है, तो वो पैरेलल लाइंस। उसको छोड़ के और कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं होता है यहाँ, क्योंकि फिगर तो वो देगा नहीं तुमको बना के, वो लाइन की इक्वेशन से ही देखना है ना वो पैरेलल है या नहीं। तो तुमको उसके लिए क्या देखना है कि a1 a2 भले ही अलग अलग हैं, अगर पैरेलल है तो तुम्हारा ये जो b वाला पार्ट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तब जाके तुम पैरेलल बोलोगे। अब अगर नॉट पैरेलल मतलब स्क्यू लाइंस का केस है, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है उसका न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है वो सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, जो कि वहां पे लिखा था, 0 के इक्वल मत करना। और अपॉन में क्या करना है, b1 क्रॉस b2 जो तुम निकालेगा वो एक वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड, और इस पूरे का भी मैग्नीट्यूड, तो डिस्टेंस का नॉट भी नहीं है। अब तुम खुद गेस वर्क करके सोचो कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते समय क्या चेंजेस आएंगे। b1 तो गायब हो गया, b2 भी गायब हो गया, खाली b है, तो b लिखोगे, साथ में डालोगे क्रॉस का साइन, और a2 माइनस a1 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा। अब नीचे किस चीज का मैग्नीट्यूड लेने वाले हो, b का मैग्नीट्यूड लेने वाले, और फिर पूरे का भी मैग्नीट्यूड।
बस इतना लिख के बैग खत्म करो, इससे लाइन तुम्हारा खत्म हुआ है, आप प्लेन की तरफ मूवमेंट करो। फॉलो है वो तो 2D का क्वेश्चन है, 3D में नहीं। 2D में तो तुम वही करोगे, दो लाइन सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे। कोई साइड नहीं, वो कंकरेंट नहीं है, तो नहीं होता। किसमें तीनों पापा से परपेंडिकुलर ऐसे हो सकते हैं विदाउट द एक्सिस लाइन। 3 लाइन कैसे, 2 लाइन होगा ना, दो तुम B1 B2 नहीं, वैसा नहीं होगा, कोई टाइम नहीं कंपेयर करेंगे। हो गया क्या? नहीं क्या हो रहा है? कट रहा था सर। फोन को घुमा, हाँ? फोन को ठीक है, ओलिवर, हाँ, आराम। वो लाइसेंस वाला जिसके लिए सब हो रहा है, वो क्या कर रहा है? वो ऑर्डिनरी तो हो नहीं रहा है वैसे भी, अभी तो फ्री है, लाइसेंस वाला के लिए हो रहा है। तो यहाँ लाइसेंस मिल रहा है कि नहीं पता नहीं, बात कर नहीं रहा क्या उसको? लाइसेंस मिला कि नहीं उसको? चलाया कुछ ऐसे ही गोलीबाजी कर दिया? रील्स हो गया बस। चलो बढ़िया, तो बोलो स्टेटस में लगा देगा। हो गया ये, ठीक है। चलो प्लेन के अंदर जाएंगे, किसी प्लेन जाओगे तब जाके लाइन ऑफ प्लेन आएगा। प्लेन में सबसे पहले फॉर्म जान लो। जैसे हमने लाइन के टोटल 2 फॉर्म्स पढ़े हैं, लेकिन प्लेन के 2 नहीं 4 फॉर्म्स होते हैं और सबके वेक्टर कार्टेशियन भी होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो प्लेन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके लिए तुमको ये जानना जरूरी है कि इसके अंदर जो इक्वेशन तुम अभी लिखोगे वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसमें हर एक चीज का क्या मतलब है। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के लिए भी कहते हैं इसे इनकम। तो पहले मैं फॉर्म बता देता हूँ। वेक्टर फॉर्म होता है r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d, और इसी का जब कार्टेशियन फॉर्म बनाओगे तो हो जाएगा ax plus by plus cz is equals to d, जिसको बाद में तुम लिख सकता है ax plus by plus cz minus d equals to 0, या कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है ax plus by plus cz plus d equals to 0। अब इसमें a b c d ये सब क्या है, यहाँ r वेक्टर n कैप d क्या है, उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे फिगर ले लेता हूँ। इस फिगर में तुमको अपना x y z एक्सिस दिख रहा है, ऑल ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्लेन को तुम ऐसे बना लो। अब ये जो प्लेन है इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन उसको मैंने लेट कर लिया d, और ऐसे जैसे मेरा उंगली आ रहा है यहाँ पे ऐसे करके, तो ऐसे एक वेक्टर आ रहा होगा जिसको मैं ले रहा हूँ n कैप। कैप डालने का मतलब हो गया वो कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, और वो क्या कर रहा है जब ऐसे करके आ रहा है मतलब परपेंडिकुलर बना रहा है। तो इस पूरे फॉर्मूला का जो हेडिंग आएगा वो क्या आएगा कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose distance from origin is given, जो कि तुमको यहाँ पे दिख ही रहा है, whose distance from origin is given, that is d, and a unit vector perpendicular or normal to the plane is also given। थोड़ा हैंडराइटिंग गंदा हो रहा है लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या है यहाँ पे, मालूम है इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला तुम सोचा उससे पहले मैं जान जाऊंगा कि तुम क्या बोलने वाला, तो मैं तुमको पहले ही बता दूंगा। तुम वहां पे सुन के याद करना।
क्या क्या बोला बोलो एक बार, अगर एडिटिंग गंदा भी है तो मैं ऐसे खड़ा हो जाता है इसके सामने में। क्या क्या बोला मैंने? इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तुमको पता होगा क्वेश्चन में, और साथ ही साथ एक ऐसा वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर तो बना रहा है प्लेन के साथ, लेकिन खुद क्या है? यूनिट वेक्टर। और इसी परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं। कल को उसने बोला यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, तो उसका मतलब भी वही है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसका मतलब भी वही है। तो इस पूरे इक्वेशन के अंदर में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन सा वाला है, और डिस्टेंस जो है वो कौन सा वाला है? आर वेक्टर किस चीज के लिए होता है, पिछली क्लास में बताया था, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। कोई भी एक पॉइंट थोड़ी ना उसको सेटिस्फाई करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, उनमें से कोई पॉइंट को अगर तुम चेक करना चाहते हो कि उस प्लेन पे लाई करता है कि नहीं, उसको वो आर वेक्टर के जगह, और इसी वजह तुम कन्वर्ट कर देगा, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ax + by + cz - d = 0। अब ये जो d है ये क्या है? दैट इज डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, और abc क्या है? दैट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक छोटा सा एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मान लो तुमको एक पॉइंट देता है, वो पॉइंट वो तुमको एक ऐसा वेक्टर देता है, उसका डायरेक्शन रेशियो उसने तुमको दे दिया 2 - 3 5, और साथ में क्या किया? डिस्टेंस दे दिया उस प्लेन का फ्रॉम ओरिजिन 6 यूनिट्स। तुमको बोलता है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो आर वेक्टर को जब लिखने जाओगे तो सबसे पहली चीज यहां पे तो 6 लगा दो, लेकिन ये जो है ना 2 - 3 5, इसमें भी तुमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तुम बोलेगा सर मैं 2y - 3j + 5 के लिखने से चल जाएगा, मतलब नहीं, तुमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? यूनिट वेक्टर। ये कैसे करते हैं? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दोगे। कितना आएगा एक बार देखना, 25 9 4 कितना होगा? √38। तो ये √38 यहां पर, तब जाके ये जो प्लेन का इक्वेशन आया वो किस फॉर्म में आया? वेक्टर। अब तुमको क्या करना है? इसको कार्टेशियन में बदलना है। अब बताओ r को क्या हम लोग xi + yj + zk लिख सकते हैं, जैसा पिछले क्लास में बताया था। तो यहां पे अगर मैं r की जगह xi + yj + zk लिख दूं तो डॉट प्रोडक्ट करते ही क्या आंसर मेरा आ जाएगा? 2/√38x - 3/√38y + 5/√38z = 6। हाँ यार, तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ABC क्या है? ये जगह है A के लिए, ये जगह है B के लिए, और ये जगह है C के लिए। They are nothing but the direction ratio of the unit vector perpendicular or normal to the plane, और D क्या है अपना? distance of the plane from origin, वो कितना दिया हुआ है? 6। ये चीज को अब लिखो अपने हिसाब से जैसे लिखना। ये पहला फॉर्म, उसके बाद लिखिए 3 फॉर्म और। वन डायमेंशन अगर लोगे तो यहाँ से प्रोग्रामर को लेना पड़ेगा 4, फिर यहाँ 2 करोगे, फिर यहाँ 3 करोगे, फिर यहाँ 2, यहाँ 4 करोगे, फिर यहाँ 1। आंसर तो यही है। अगर ऑप्शन में कुछ दिक्कत है तो बोल नहीं सकता। ये तरीका तो यही हुआ ना इसका, सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी सम करके तो उसका आंसर बदल ऑप्शन में कोई डिवाइड बाय नहीं करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी में होता है वो, तो इसमें भी करोगे इससे हो गया। लिख लिया। वो बातें लिखो जो तुमको लगता है कि ये लिखने से मुझे याद रहेगा। पूरा भी लिखेगा तो अगर टाइम भी लग सकता है। जैसे कोई फॉर्मूला लिख रहे हो तो फॉर्मूला में पहले ये समझ लो, जैसे तुम ये फॉर्मूला लिख रहे हो r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल्स टू b, तो क्या तुमको मालूम है इसमें r वेक्टर क्या है, n कैप क्या है? तो फिर पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं। और अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख रहे हो तो ax + by + cz, तुम फाइनली इसको +d = 0 करके ही छोड़ दो। कल को मान लो तुमको क्वेश्चन देके पूछता है 2x + 3y - 4z - 5 = 0। मैं तुमको पूछता हूं यहां पे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, क्या पड़ेगा? और इस चीज को एक अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक और तरीका बताता हूं।
आगे जाके हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तुमको पॉइंट क्या दे दिया, x1 y1 z1। प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, ax plus by plus cz plus d equals to 0। तो याद है हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पे निकाल चुके हैं। तो वहां पे क्या फॉर्मूला होता था, ax1 plus by1 plus c पूरे का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पढ़ा था कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे अगर यही डिस्टेंस हम लोग निकालने जा रहे हैं तो इसको फिर से d बना लो और फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, ax1 plus by1 plus cz1 plus d पूरे का मॉडुलस अपॉन में क्या आएगा बोलो, अंडर रूट का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा? अब तुम खुद सोचो कि अगर मान लो मैं इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाल रहा हूं तो न्यूमरेटर में क्या आ गया सोचो। अरे न्यूमरेटर ओरिजिन से निकाल रहे हो भाई, खाली 5 आएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा इन सब का जो भी है। आ रहा समझ में? तो ये मैं रिलेट कर रहा हूं उस चीज से, लेकिन उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर इसके जो मैग्नीट्यूड जो आया था उससे भी डिवाइड कर रहे हैं उस डिस्टेंस दैट वी हैव टू टेक। चलो ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में जो बाद में हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया क्या चीज है? यस सर। अब आते हैं इसके सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का हेडिंग होता है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। अब देखो यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर वर्ड हटा के खाली लिख दिया है परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। अब इस केस में जब तुम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेगा तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब तुम खुद ही बताओ कि इसमें a वेक्टर किस चीज को डिनोट करेगा, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना लो। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट थ्रू व्हिच द प्लेन इज पासिंग, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। और n वेक्टर क्या है, दैट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसी को जब तुम कार्टेशियन फॉर्म में लिखने जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन बन जाएगा a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0। अब तुम बताओ इसमें कौन सी चीज क्या है, What do you think ABC is going to be? डायरेक्शन रेशियो किस चीज का, लाइन का डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो अरे ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट थ्रू व्हिच द प्लेन इज पासिंग। यही तो है ना फॉर्मूले में, क्या है, कुछ नहीं है। तो याद रखना पड़ेगा। तुम बोलेगा कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म उसको क्यों बोल रहे हैं, इसको क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये जितने भी फॉर्म्स आप लिख रहे हो ना वो सबके सब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इससे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाया था, क्या था एक बार याद दिलाओ, वो तो उसके लिए कार्टेशियन ना ax plus by plus cz plus d equals to 0। तुमको क्या लगता है कि अगर मैं इसके अंदर मैं तुमको पॉइंट दे दूं और एक वेक्टर दे दूं जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो क्या ये कन्वर्ट होकर इसी फॉर्म में वापस नहीं चले जाएगा? ये चीज को समझना है, क्योंकि तुमको जब भी इक्वेशन मिलेगा प्लेन का वो हमेशा किस फॉर्म में मिलने वाला है। और मान लो उसने दूसरे फॉर्म में दिया भी है तो वो सबके सब इसमें इंटरचेंज हो जाएंगे। और अगर मान लो तुमको कंफर्टेबल तुम है ही नहीं वेक्टर फॉर्म में, तो मान लो एक क्वेश्चन आता है r वेक्टर डॉट 3i + 4j + 5k इज इक्वल्स टू 6। अब तुम चाह रहा है कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो ताकि मुझे वेक्टर से बिल्कुल ही हट जाओ, तो कैसे करोगे कन्वर्ट? xi y z के लिख के क्या करोगे, खोल दो सीधा, क्या निकल के आएगा 3x + 4y + 5z इज इक्वल्स टू 6। ये क्या बन गया, अभी फिर से कार्टेशियन फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया। तो ये जरूरत पड़ सकता है लोगों को, ये लिख रहे हो, ये बिल्कुल फॉर्म सब तो लिखते चलिए।
हो गया, दिमाग में बढ़ते चले जाओ कि ये जो लास्ट इन है ना, ये रहेगा तुम्हारे दिमाग में। लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो प्रॉपर्टी होती है तुम्हारे दिमाग की। ये जो लास्ट क्लास में भी जो सीख रहे हो ना, ये सब तुम लोग को देखना है कि पेपर में कितना आया है। क्योंकि मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि तुमने जो फर्स्ट इन लिया था, जब FI लिया था, पहली बार आया था, तुमको अभी कितना याद हो। मुझे इतना जो मालूम है कि लास्ट इन जो लोगे वो रहेगा। लास्ट इन और फर्स्ट इन अगर ये दोनों हो जाए तो लाइफ बन जाएगी। ये दोनों केस में ज्यादातर क्या होता है, अभी लास्ट इन हो रहा है, फर्स्ट आउट हो चुका होगा, फिर क्या होगा तुम्हारा क्या चाह रहे हो। और लास्ट इन और फर्स्ट इन को मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ता है, तुम लोग किया नहीं होगा तो अभी अचानक से तो कर नहीं पाएगा। प्रैक्टिस नहीं होता है, रिवीजन। देखो एक चीज मैं तुमको बता दूं, तुम्हारे और मेरे नॉलेज लेवल में ना मेरे से कोचिंग लेने के बाद कोई फर्क नहीं रह जाता है। तुम्हारे लिए इस तरह से एक क्वेश्चन है, मेरे लिए भी उसी तरह से एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। कुछ ज्यादा मुझे भी नहीं मालूम, हो सकता है पेपर के कुछ 5-10 क्वेश्चन मुझे भी नहीं आते होंगे, क्योंकि मेरा नॉलेज का जो स्केल है वो भी तो एक स्केल है ना, मैं उतने में ही तो काम कराऊंगा, उससे ज्यादा क्यों कराऊंगा। अगर कोई चीज मुझे नहीं मालूम है, सपोज कर लेते हैं कि हो सकता है 100 चीजें हैं चैप्टर में, उसमें से वो 95 मुझे पता है जो एनडीए में आएगा। मान लो एग्जामिनर का मूड गंदा, उसने उस 5 को पकड़ लिया जिसको मुझे उसको मालूम चल गया कि मुझे ये नहीं मालूम। पहली बात तो उसको कैसे पता चलेगा मुझे कौन सी बात नहीं मालूम, ठीक है। और ऐसी कौन सी बात मैंने छोड़ दी होगी जो कि मैं बार बार देख रहा हूँ कि पेपर में आ रहा है और मैं सीख ही नहीं रहा, ऐसा हो सकता है क्या। मैं तो यही चाहूंगा ना कि मान ले मैं 120 क्वेश्चन का एक सेट देख रहा हूँ, उसमें मुझे 115 क्वेश्चन पूरा आता है लेकिन 5 क्वेश्चन नहीं आता है, तो क्या मैं इन 5 क्वेश्चन को तुम्हारी तरफ छोड़ दूंगा या अगली बार जब मैं पढ़ाने जाऊंगा तो इन 5 क्वेश्चन को सीख लूंगा, ये बताओ। तो अगर ऐसा कुछ है भी तो मेरे पास अब कहाँ कुछ रहा कुछ पता नहीं, मैंने तो सब कुछ दे दिया तुम लोग। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम अपने आप को जाके ये प्रूव करके आओ। टॉपिक खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, जब भी खत्म होता हमको भूल जाएगा। तो इस चीज का भय जो है ना उसको निकाल दो। हाँ, एक डिफरेंस हमेशा पाओगे तुम अपने और मेरे बीच में कि मुझे फॉर्मूला याद है पूरे, तुम मेरा चेक नहीं कर सकते। तुम बोले सर आप बड़े हम लोग को पूछो, हम लोग आपसे पूछते हैं आप बताओ, तो तुम लोग कहीं से भी पूछेगा मैं तो बता दूंगा। और ये क्यों हो पाया, अब तुम बोले सर आप 1-2 महीने से रिवाइजन नहीं कर रहे, आप तो 16 साल या 20 साल से कर रहे हो रिवीजन, बट हम तो 2-3 महीने में कर रहे हैं। तो क्या रिवीजन करने के लिए ऐसा कुछ रूल होता है कि जो आदमी 16 साल से कर रहा है उसको सब कुछ याद होगा और जो 2 महीना पढ़ा रिवीजन किया उसको याद नहीं होगा, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा अगर ऐसा हो रहा होता तो प्लस 2 में सारे बच्चे फेल नहीं हो जाते। या जो भी एंट्रेंस क्रैक करता है बोलेगा सर आपको 16 साल से पढ़ा रहे हो, आपको ज्यादा पता होगा, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। या तुमको जो 16 साल से पढ़ा रहा है वो अपना 16 साल का एक्सपीरियंस भी तो तुमको दे रहा है। अब तुम में और उसमें अगर देखा जाए कि नॉलेज किसका ज्यादा है तो हमेशा तुम्हारा ज्यादा निकल के आएगा, क्योंकि तुम्हारा अपना भी एक दिमाग है और मैंने अपना भी दिमाग तुम्हारे अंदर डाल दिया। तो जब 2 दिमाग जुड़ गए तो फिर वो तुम्हारा वाला ज्यादा हुआ या मेरा वाला? अच्छा चलो इसको और सिंपल कर देते हैं। क्या मैं तुम लोग से कुछ सीख रहा हूँ पढ़ाई के मामले में? तुम लोग से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, टेक्नोलॉजी से अगर रिलेटेड कुछ बातें हैं तो तुम लोग मुझे बता रहे हो, बट क्या वो आएगा पेपर में? नहीं आएगा। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें तुम लोग सीख रहे हैं, 100% सीख रहे हैं। तो तुम्हारा जो खुद का टेक्नोलॉजी वाला दिमाग है और मेरा वाला दिमाग को भी अगर तुम ले लिया तो तुम्हारा दिमाग तो हमेशा मेरे से ज्यादा ही हुआ ना। मैं तो उसका कोई यूज नहीं कर सकता जो मैं अगर तुमसे सीखा दिया, मान लो 1-2 चीजें मैंने तुमसे सीखी, तो मैं उसका यूज क्या करूंगा? तो मुझे जरूरत पड़ेगा मैं कुछ दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उसमें क्या कोई दूसरा तरीका भी है क्या? वो तो तुम वही करेगा ना जो मैं सिखा रहा हूँ। तो तुम्हारा नॉलेज हमेशा मेरे से ज्यादा हुआ। अच्छा तुम्हारी बॉडी की एनर्जी मेरे से कम है या ज्यादा है? ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन तुमने उसको कम किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्यों किया हुआ है बताओ, लगाओ दिमाग। क्योंकि तुम्हारा आधा टाइम उसमें निकल जाता है, जो भी तुम चला रहा है उसको क्या देख रहा है, उसमें क्या निकलेगा? मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है। मैं मोबाइल का इस्तेमाल तब करता हूँ जब मेरे लिए नीड होती है। तुम मोबाइल का इस्तेमाल करते हो क्योंकि तुम उसके बिना रह ही नहीं सकते, तुमने उसको नीड बना ली है। ठीक है, काफी है इतना ना। आगे तीसरा प्लेन जो है वो गंदा प्लेन। गंदा इन द सेंस नहीं छोड़ना नहीं। अरे मैं छोड़ दूंगा, तुमको वो नहीं छोड़ेगा पेपर में जो बैठा हुआ है। वो हो सकता है एक क्वेश्चन इसके ऊपर बना के रखा हो, तो मैं तुमको वो बता दूंगा जिसके थ्रू मैं करूंगा कुछ। मान लो मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें ये क्लॉज डाल दिया,
इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब मैं इसको गंदा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होगा, वो तुमको 3 पॉइंट देके बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीस 3 नॉन x कोलिनियर। minus x हां वो तो गंदा वाला फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है उसकी वजह से उसको मैं गंदा बोल रहा हूं, वो फॉर्मूला आज से तुमको अच्छा लगेगा। r minus a डॉट b minus a क्रॉस c minus इज इक्वल्स टू g। अब मैं तुम लोगों को अगर यहाँ पे पूछूं कि a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर क्या चीज हो सकता है, तो तुम मुझे क्या बोलने वाला है, क्या चीज हो सकता है? तीनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दो 3 नॉन-कोलिनियर पॉइंट्स थ्रू व्हिच द प्लेन इज पासिंग। तो सोचो कि अगर तुम्हारे पेपर में कोई क्वेश्चन आता है जहां पे वो तुमको बोलता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीस 3 नॉन-कोलिनियर पॉइंट्स, तो वो क्वेश्चन इस फॉर्मूला से करना इजी होगा या हार्ड होगा? पहले बहुत हार्ड होगा, क्योंकि एक एग्जाम का प्रेशर होगा, उसमें तुम माइनस माइनस में जरूर गड़बड़ कर देगा, और अगर नहीं भी किया तो क्रॉस करने में तो गड़बड़ करना ही करना है। तो उसका क्या कोड है? अब इसका कार्टेशियन फॉर्म भी एक बार कर लेते हैं। अच्छा एक बार याद दिलाना, मैंने r वेक्टर को आज तक क्या बोला हुआ है हमेशा? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट मतलब x y z कुछ भी। तो अगर मैं कोई डिटरमिनेंट बना भी रहा हूं, तो अगर मैं पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 लेट कर लेता हूं, तो क्या मेरा पहला रो ये नहीं बनने वाला? इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। यहां से r क्या है? एनी पॉइंट मतलब x y z, लेकिन a वेक्टर क्या है? x1 y1 z1, ये मान के चल रहा हूं। अब बताओ तुम लोग सेकंड रो में क्या है? ये दिख रहा है b माइनस से, तो क्या बन जाएगा? x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1। अब बताओ तीसरा क्या है? x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1। अब ये किसके इक्वल हुआ? 0। अब मैं वापस क्वेश्चन मार रहा हूं, तुमको पेपर में क्वेश्चन मिला 1 3 minus 2 2 5 minus 7 3 minus 1 6 से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखा, और ऑप्शन में उसने क्या किया? सारे ऑप्शन तुमको दे दिए वेक्टर फॉर्म, सारे ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो जैसा दे दिया, r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल्स टू 7, और ऐसे ही तीन ऑप्शन और है। तो क्या तुम सबसे पहले स्टेप में इसको कार्टेशियन में बदलना नहीं चाहोगे? और वो कैसे करते हैं बताओ? 2x plus 3y plus 5z minus 7 equals to 0। अब सपोज कर लो कि तुमको ये चेक करना है कि क्या ये आंसर सही है, क्या ये वो प्लेन है जिसके थ्रू ये तीनों प्लेन पॉइंट पास कर रहा है, तो तुम क्या करेगा? ये तीनों पॉइंट को इसके अंदर पुट कर करके देखेगा। अगर तीनों ही 0 दे दिया तब जाके तुम बोलेगा कि सही है। अगर एक भी पॉइंट गलत हो गया तो ऑप्शन को ही छोड़ देना। मान लो एक पॉइंट से आए तुम दूसरा तीसरा चेक कर रहा है, तो तुमको क्या बोलेंगे हम लोग? देख लिया कि तुम्हारा एक ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दूसरा तीसरा कर भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो तुमको किस ऑप्शन को पिक करना है? जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो क्या हम लोग को इस फॉर्मूला की जरूरत है या नहीं है? नहीं है, चलेगा। तो कार्टेशियन की भी क्या जरूरत पड़ रही है? अच्छा फॉर्मूला की जरूरत कहां पड़ी? ऑप्शन। लेकिन हो सकता है तुमको वो एक ऐसा क्वेश्चन दे दे जहां पे वो तुमको इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन स्टेटमेंट 1 में दे दे, और स्टेटमेंट 2 में इनमें से पूछे फॉर्मूला कौन सा है। और वो फॉर्मूला में ये फॉर्मूला हो सकता है तुम ना भूलो, लेकिन ये फॉर्मूला तुम भूल भी सकते हो। कैसे भूलोगे बता रहे? उसमें क्या किया, यहाँ पे उसने ऐसे करके b क्रॉस डाला और b माइनस a डॉट c। अब जो आधा अधूरा याद करके गया उसको लगे हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है, गलत हो जाएगा। आगे समझ में क्या है सर? पहले को और जो बातें लास्ट में बताएंगे तो देखिए। चौथा फॉर्म बता के छोड़ दूंगा, ठीक है? अब आओगे 2 दिन तुम लोग यहीं रहते हैं ना आसपास? तुम कहाँ से आते हो? बीपीआर तो दूर है भाई, और बाकी लोग तुम पश्चिम बिहार में रहते हैं। अरे तुम क्या है तो आते रहो। लेकिन तुम्हारा तो कोर्स अब ऑलमोस्ट हो गया है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वांट टू कम टू स्टडी। हो सकता है तुम जहाँ रहते हो वहाँ पे तुमको पढ़ने का माहौल अगर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो फिर आके आ जाओ। और बारिक कहाँ से आता है? चेन्नई। दिल्ली में सेंटर डाला हुआ है? नहीं, चेन्नई। चेन्नई एक्सप्रेस कॉलेज है वहाँ पे। नहीं तो जाओगे कब? वापस कब जाओगे? कल जा रहा हूँ। कल चले जाएगा? ठीक है, वो वीडियो के थ्रू जो है तुम देखिएगा। वैसे तो सारा कुछ हो ही गया है, कल इसी बैठ के पढ़ेगा तो ठीक है। तुम? मैं 31 को जा रहा हूँ। 31 तो ऐसे बोला था 4 दिन के बाद आने वाला है। आज हो गया 31, तो वेडनेसडे तक आओगे। ठीक है, बस तुम तुम्हारा दिल्ली सेंटर है? हाँ। आप रहते कहाँ हो? मेरा फोन तो सबसे पहले हो गया तुम्हारा, अभी तुम भी 31 में पाओ। सेंटर दिल्ली का ही डालो, आ सकते हैं। आऊँगा सर, मैं यहीं पे सेंटर
सेंटर कहाँ पड़ा है? सेंटर गुड़गांव में दिया है। गुड़गांव दिल्ली में आता है क्या? एनसीआर अच्छा एनसीआर में चलेगा, मतलब गुड़गांव में देख सकते हैं। और फरीदाबाद? एनसीआर नहीं हरियाणा में नहीं मैं पूछ रहा हूँ खुद नहीं ओ सुनने दो भाई, मेरा कान खराब हो रहा है। 31 को चला जाऊँ सेंटर है कहाँ पर? ग्वालियर हाँ? ग्वालियर। रोहिणी सेक्टर 25 सेंटर यहीं का है और रहता कहाँ है तुम? रोहिणी सेक्टर 25 अरे तुम्हारे घर के पास सेंटर है? नहीं यहीं पे है सर दिल्ली में ही है। दिल्ली में कहाँ? किंग्स में कैंप है सर चौथा फॉर्म में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। केवल ये एक ऐसा फॉर्म है जो मैंने ही तुम लोग बताएगा मुझे, इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम है? लाइन में हमने पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या होता था लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म, एक बार याद दिला देता हूँ। x by a plus y by b equals to 1। इसमें सिचुएशन क्या होता था कि कोई भी लाइन दोनों एक्सिस को कट करते हुए जा रही है, और x एक्सिस के ऊपर में जो भी हिस्सा उसने कट किया वो a है, और y एक्सिस के ऊपर में जो भी हिस्सा कट किया वो b है। तो इक्वेशन अब सोचो प्लेन के केस में क्या होने वाला है। प्लेन की इक्वेशन निकालते समय इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, एक ऐसा प्लेन होगा जो तीनों एक्सिस के ऊपर में कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कट कर रही होगी। नाउ दिस इज योर a x इंटरसेप्ट, दिस इज योर b y इंटरसेप्ट, एंड दिस इज योर c z इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या 0 0 c होगा, इसका 0 b 0 होगा, और इसका a 0 0। तो इसका इक्वेशन क्या बन गया? x by a plus y by b plus z by c equals to। इसमें एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, खास बच्चे गलत करते हैं। उनको क्या करेगा, 3D में एक प्लेन दे देगा 1 2 3 और पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तीनों क्वेश्चन, y एक्सिस, z एक्सिस। ये आंसर हो जाए, ये लिखो और साथ में इसका आंसर निकालो। पॉइंट कोई भी दे दिया 1 2 3 और उसका डिस्टेंस मांगा है फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम z एक्सिस। यस बोलो। अच्छा अगर मैं किसी पॉइंट को 3D के ऊपर रख देता हूँ, 3D के ऊपर रख देता हूँ मतलब ये पॉइंट हो सकता है यहाँ पे 1 2 3, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका डिस्टेंस मुझे x एक्सिस से नापना है, तो क्या x एक्सिस के ऊपर रखा हुआ पॉइंट 1 0 0 कंसीडर करना है? यस सर। और फिर ये डिस्टेंस लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो क्या इसका आंसर आ रहा है √13? नहीं बोल, यस सर। अरे भैया डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तभी तो निकलेगा ना। 1 - 1 क्या होता है 0 0 का स्क्वायर 0, 2 - 0 का स्क्वायर 4, 3 - 0 का स्क्वायर 9, 4 + 9 √13। पहले बार कैंसिल हो गया √13। अब तो जल्दी से बताओ इसी का y एक्सिस से दूरी जब देखोगे तो क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 2 0? 0 2 0 मतलब आंसर क्या हो गया √10। आ रहा है समझ में? और z एक्सिस का मतलब किसकी दूरी नाप रहे हो 0 0 3 से, तो ये आंसर हो जाएगा √5। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलो बैक टू बुक। बंद कर दे और